नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हिम्मत और ताकत की एक बुलंद आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माया एंजेलो की मशहूर कविता स्टिल आई राइज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मिलेंगी कवयित्री से, माया एंजेलो से। फिर हम देखेंगे कि कविता कैसे उत्पीड़न का सामना करती है। उसके बाद हम बात करेंगे उस अटूट आत्मविश्वास की जो इस कविता की जान है। और आखिर में हम समझेंगे कि ये कविता कैसे एक उम्मीद की विरासत बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कवयित्री से मुलाकात। देखिए, किसी भी कविता को पूरी तरह समझने के लिए ना उसके लिखने वाले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इन शब्दों के पीछे जो आवाज़ है वो कोई मामूली आवाज़ नहीं है। माया एंजेलो वो सिर्फ एक कवयित्री या लेखिका नहीं थी, वो एक योद्धा थी, एक एक्टिविस्ट थी। उन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ लड़ी। और उनकी जिंदगी के वही अनुभव, वही संघर्ष, वही हिम्मत हमें उनकी इस कविता की एक एक लाइन में महसूस होती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, ये उनकी जी हुई सच्चाई की गूंज है। चलिए अब सीधे कविता में उतरते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है उत्पीड़न का सामना। और यहां से कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है। माया एंजेलो यहां चुप नहीं बैठती, बल्कि वो सीधे उन लोगों से बात करती हैं जो उन्हें दबाना चाहते हैं। और उनकी आवाज में आपको डर नहीं, एक खुली चुनौती सुनाई देगी। कविता की पहली ही पंक्तियां देखिए, ये घोषणा है। वो कह रही हैं, तुम इतिहास में मेरे बारे में झूठी कड़वी बातें लिख सकते हो, तुम मुझे पैरों तले रौंद कर मिट्टी में मिला सकते हो, लेकिन फिर भी धूल की तरह मैं उठूंगी। ये कोई शायद वाली बात नहीं है, ये कोई उम्मीद नहीं है, ये एक पक्का वादा है। और ये जो लाइन है, लाइक डस्ट आई राइज, मतलब धूल की तरह मैं उठूंगी, ये कमाल की है। यहां एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम सिमिली कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि तरह या जैसा बोलकर तुलना करना। और सोचिए, धूल की तुलना क्यों? क्योंकि आप धूल को कितना भी कुचल दो, कितना भी दबा दो, हवा का एक झोंका आता है और वो फिर से ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल वैसे ही ये उनकी कभी ना हारने वाली हिम्मत का प्रतीक है। अब जरा कवयित्री का अंदाज देखिए। वो मजाक उड़ाते हुए पूछती हैं, क्या मेरे बिंदासपन से तुम परेशान हो? क्यों तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? और फिर वो कहती हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं ऐसे चलती हूं जैसे मेरे लिविंग रूम में तेल के कुएं लगे हों। अब यहां वो असल में तेल के कुओं की बात नहीं कर रही हैं। ये एक मेटाफर है, यानी रूपक। ये उनके अंदर की दौलत, उनके आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक ऐसी दौलत जिसे कोई छीन नहीं सकता। और ये सवाल पूछकर वो करती क्या है? वो खुद को एक विक्टिम, एक पीड़ित की जगह से हटा देती है और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। अब दबाव उन पर नहीं, बल्कि उनसे नफरत करने वालों पर है कि वो जवाब दे। इसी को कहते हैं पूरे खेल को पलट देना। यहां देखिए, तनाव कितना बढ़ जाता है। एक तरफ है शब्द जैसे शूट यानी गोली मारना, कट यानी काटना, किल यानी मार डालना। ये सब दिखाते हैं कि नफरत कितनी भयानक हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जवाब क्या है? हवा की तरह मैं उठूंगी। और जरा सोचिए, क्या आप हवा को काट सकते हैं? क्या उसे गोली मार सकते हैं? नहीं ना। वो हर जगह है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है और उसे हराया नहीं जा सकता। और अब कवयित्री अपनी तुलना करती हैं प्रकृति की सबसे बड़ी, सबसे अटल ताकतों से। वो कहती हैं, जैसे चांद और सूरज का निकलना तय है, जैसे समंदर में लहरों का उठना तय है, जैसे उम्मीदों का दिल में जागना तय है, ठीक उसी तरह मेरा उठना भी तय है। मतलब ये कोई चाहत नहीं है, ये तो एक नेचुरल लॉ है, एक कुदरत का कानून है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो अब तक हमने देखा कि वो कैसे उत्पीड़न का सामना करती हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, अटूट आत्मविश्वास। यहां बात सिर्फ लड़ने की नहीं है, बल्कि अपनी कीमत को पहचानने और उसका जश्न बनाने की है। वो फिर से सवाल करती हैं अपने उत्पीड़िकों से, क्या तुम मुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे? सिर झुकाया हुआ, आंखें नीची, कंधों को आंसुओं की तरह गिराए हुए। वो एक तस्वीर बनाती हैं, ठीक वैसी ही तस्वीर जैसी वो लोग देखना चाहते हैं, और फिर उस तस्वीर को पूरी तरह से नकार देती हैं। ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है। ये लाइन बहुत दिलचस्प है। डज माई हॉटीनेस अफेंड यू? हॉटीनेस मतलब एक तरह का गुरूर या घमंड। अक्सर समाज आत्मविश्वास से भरी महिला को घमंडी कहकर चुप कराना चाहता है, लेकिन माया एंजेलो उसी शब्द को एक मेडल की तरह पहन लेती हैं। वो कहती हैं, हाँ है मुझ में गुरूर, अपने होने पर गर्व है, तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? देखिए कैसे उन्होंने एक नेगेटिव शब्द को अपनी ताकत बना लिया। और फिर से वही मेटाफर वाली बात, पहले तेल के कुएं थे और अब वो कहती हैं, मैं ऐसे हंसती हूं जैसे मेरे ही आंगन में सोने की खदानें हों। इसका मतलब साफ है, उनकी खुशी,
उनकी कीमत किसी और की दी हुई नहीं है, वो उनके अंदर का खजाना है जिसे कोई भी नहीं लूट सकता। अब कविता का एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा आता है। वो पूछती हैं, क्या मेरी सेक्सुअलिटी तुम्हें परेशान करती है? यहाँ वो बिना किसी शर्म या झिझक के अपने शरीर का, अपने नारीत्व का जश्न मना रही हैं। वो कहती हैं, मैं ऐसे नाचती हूँ जैसे मेरे पास हीरे जड़े हों। ये हीरे क्या हैं? ये उनका आत्मसम्मान है, उनकी अपनी कीमत है, और वो इसे दुनिया को दिखाने से जरा भी नहीं डरती, भले ही किसी को भी हैरानी हो। और यहां से कविता एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी से ऊपर उठकर एक पूरे समुदाय के इतिहास की गाथा बन जाती है। अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, उम्मीद की विरासत। अब मैं की आवाज हम की आवाज बनने वाली है। ये जो आई राइज है ना, अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक मंत्र बन जाता है, एक नारा। वो कहते हैं, इतिहास की शर्मनाक झोपड़ियों से मैं उठती हूं, दर्द में डूबे अतीत से मैं उठती हूं। यहां वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, वो गुलामी के उस दर्दनाक इतिहास की बात कर रही हैं जो उनके लोगों ने सहा है। तो अब ये उठना सिर्फ उनका अकेले का नहीं है, ये उन लाखों लोगों का उठना है, और ये एक सामूहिक जीत का ऐलान है। और जरा ये मेटाफर देखिए, क्या जबरदस्त इमेज है। अब वो धूल नहीं है, हवा नहीं है, अब वो एक काला महासागर है, विशाल, गहरा और ताकतवर। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं ना, और कोई उन्हें रोक नहीं सकता, ठीक वैसे ही उनके समुदाय की ताकत अब उठ रही है। ये उनके लोगों की कलेक्टिव पावर का प्रतीक। तो ये पूरी कविता एक सफर की तरह है ना? अतीत में क्या था? इतिहास की शर्मनाक झोंपड़ियां, डर और आतंक की रातें। और आज क्या है? एक साफ और शानदार सुबह। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो भविष्य की तरफ भी देख रही हैं, जहां वो अपने पूर्वजों, उन गुलामों के सपनों और उम्मीदों को पूरा कर रही हैं। ये जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। वो कहती हैं कि वो अपने पूर्वजों के दिए तोहफे साथ लेकर आ रही हैं। और ये तोहफे क्या हैं? उनकी हिम्मत, उनकी संस्कृति, उनकी कभी हार न मानने वाली जिंदा दिली। यही वो विरासत है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है। और फिर आती है कविता की शायद सबसे शक्तिशाली लाइन, मैं उस गुलाम का सपना और उम्मीद हूं। बस एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में। वो लोग जिन्होंने शायद कभी आज़ादी का सिर्फ सपना ही देखा होगा, जिनके लिए उम्मीद ही सब कुछ थी, आज वो यानी माया एंजेलो उस सपने का जीता जागता सबूत हैं। उनका होना ही उनके पूर्वजों के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है। और कविता खत्म होती है इन 3 शब्दों के साथ, जिन्हें 3 बार दोहराया गया है, आई राइज, आई राइज, आई राइज। ये एक अंतहीन घोषणा है। ये बताता है कि ये उठना कभी खत्म नहीं होगा, ये एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा, हमेशा होगा। ये जीत का अंतिम और सबसे बुलंद ऐलान है। तो आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि जब जिंदगी आपको नीचे गिराती है, जब मुश्किलें आती हैं, तो आपको दोबारा उठने की ताकत कहाँ से मिलती है? क्या है वो चीज़ जो आपको कहती है स्टिल आई राइज? इस पर सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है स्टिल आई राइज की गहराइयों में ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह और भी बेहतरीन रचनाओं को हमारे साथ समझना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।